Hello guys, welcome to our channel GST Pathshala. So this is the first lecture of our new channel GST Pathshala. इसके पहले हम जा रहे थे फ्री की पाठशाला पे। तो फ्री की पाठशाला में मैंने डाला था बिजनेस मैथ से रिलेटेड, मैंने 55 वीडियोस वहाँ पे डाल रखी है और काफी सब्जेक्ट और भी मैंने वहाँ पे कवर करवा रखी है। तो अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आपको काफी फायदा मिलने वाला है। और यहाँ पे अभी हम इस चैनल से स्टार्ट करेंगे जीएसटी का सिलेबस। तो बीकॉम में आपका फिफ्थ सेमेस्टर में आता है जीएसटी, तो उसके सारे लेक्चर्स मैं आपके यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। वन बाय वन यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे, तो देखते रहिए। सबसे पहले तो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा ओवरव्यू ऑफ जीएसटी। तो ओवरव्यू ऑफ जीएसटी को यहाँ पे समझेंगे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले कुछ स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का कंसेप्ट है प्रेजेंट सिनेरियो। ये पहले क्या होता था, जीएसटी के पहले क्या होता था और अब क्या है, वो सारा आज डिस्कस करेंगे। तो जीएसटी के पहले हमारे पास कुछ टैक्सेशन पावर थी जो कि डिस्ट्रीब्यूट की गई थी यूनियन गवर्नमेंट में एंड स्टेट गवर्नमेंट में। यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में एंड स्टेट गवर्नमेंट में। तो दोनों गवर्नमेंट मिलकर टैक्स लगाती थी गुड्स पे और सर्विसेज पे, और काफी सारे टैक्सेशन लग के वो गुड्स जो होती थी या वो सर्विसेज जो होती थी वो अल्टीमेट कंज्यूमर के पास जाती थी। तो इसका मतलब क्या था कि टैक्सेस लगाए जाते थे दोनों गवर्नमेंट की तरफ से, सीडी की तरफ से भी और एसडी की तरफ से भी। तो सीडी भी कलेक्ट करती थी टैक्स, एसडी भी कलेक्ट करती थी। अगर आप पुराने बिल उठा के देखो, रेस्टोरेंट के बिल या फिर स्पास के बिल अगर आप उठा के देखते हो तो उसमें आप देखोगे कि गुड्स पे अलग से टैक्स लगा हुआ है, सर्विसेज का अलग से टैक्स लगा हुआ है। तो सर्विसेज माने वहां पे एसी चल रहा था या फिर वहां पे आपको कुछ भी सर्विस मिल रही है तो उससे अलग से टैक्स लगा दिया। और जो आपने गुड्स ली, मान लो आपने बर्गर लिया, आपने कॉफी ली, आपने कुछ और प्रोडक्ट लिए कंज्यूम करने के लिए, उससे अलग से टैक्स लगा दिया। तो दोनों टैक्स लगाए जाते थे। उससे क्या होता था कि बर्डन ज्यादा हो गया, टैक्स का बर्डन ज्यादा हो जाता था और चीजें महंगी हो जाती थी। बट अभी सिस्टम जो आया है जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, तो उसमें सिर्फ एक ही रेट लगता है। उसमें गुड्स पे नहीं, सर्विसेज पे नहीं, दोनों पे लगेगा। तो एक ही रेट लगेगा। इससे क्या हो गया, जो प्राइसिंग थे वो थोड़े हैंडल होके नीचे आ गए, मतलब कि डाउन हो गए। तो प्रेजेंट सिनेरियो में हमें कहते हैं तो द टैक्सेशन पावर्स आर शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो दोनों के द्वारा शेयर की जाती थी। दे बोथ लेवी द टैक्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग ही, हमारा संविधान जो कहता था उसके अकॉर्डिंग ये टैक्स लेवी किया जाता था। तो आगे हमारे पास है टैक्सेस अट्रैक्टेड बाय। तो टैक्सेस किस के द्वारा क्या टैक्सेस अट्रैक्ट किए जाते थे। मान लो गुड्स एक तो हमारी एक सर्विसेज की हमारी, तो गुड्स के द्वारा जो टैक्सेस अट्रैक्ट किए जाते थे वो थे एक्साइज ड्यूटी, वैट हो गया हमारा वैल्यू एडेड टैक्स, वैट हो गया वैल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी हमारा सेंट्रल सेल टैक्स और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो वन बाय वन अभी समझेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे बट समझेंगे। एक्साइज ड्यूटी लगती थी प्रोडक्शन पे। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती थी, प्रोडक्शन पे। आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप कुछ गुड्स बना रहे हो, मान लो आप क्लोथ बना रहे हो, तो क्लोथ पे क्या होता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगता था वो थी एक्साइज ड्यूटी। तो दिस ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग इवेंट। तो मैन्युफैक्चरिंग जब कंप्लीट हो गई तो सबसे पहले ड्यूटी क्या लगेगी सर, एक्साइज ड्यूटी लगेगी। इसके बाद हमारा आता था वैट या फिर सीएसटी। तो वैट तब लगता था जब एक ही स्टेट के अंदर आप डीलिंग कर रहे हो, मतलब आपका सप्लायर भी और प्लेस ऑफ सप्लाई भी, दोनों की दोनों चीजें विद इन वन स्टेट है, तब क्या लगता था, वैट लगता था। तो सेकंड चीज सीएसटी। तो सीएसटी कैसे लगता था, सीएसटी का मतलब सेंट्रल सेल टैक्स। सेंट्रल का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेल का मतलब सेल्स पे लगेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है डेफिनेशन पे कि सेंट्रल सेल मतलब सीधी लेगी, सेल पे लेगी। कब लेगी, जब एक स्टेट से माल निकल के दूसरी स्टेट में जाएगा। मान लो पंजाब से माल निकल के कहाँ पे जा रहा है सर, हरियाणा में जा रहा है। हरियाणा से माल निकल के कहाँ पे जा रहा है सर, राजस्थान में जा रहा है। तो इस तरह से जब उसने स्टेट चेंज कर दी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहा है, तो हमारा सीएसटी लगेगा। जनरली इसका रेट 2% रहता है।
जनरली इसका रेट कितना था 2% था और हमें एक सी फॉर्म देना होता था तभी हमें सीएससी का वो बेनिफिट मिलता था, नहीं तो हमारा रेट वैट के इक्वल हो जाता था। समझ में आया? तो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। इसके बाद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो अभी आपको वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब जब मैंने विदेश से कोई चीज मंगवाई, मान लो मैंने चाइना से कोई प्रोडक्ट मंगवाया तो वो है मेरा इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब जब मैंने बाहर कोई चीज भेजी, यहाँ पे मैन्युफैक्चर की, इंडिया में मैन्युफैक्चर की और बाहर भेजी, तो लगती थी एक्सपोर्ट ड्यूटी। मेरी इंपोर्ट ड्यूटी इसलिए लगाई जाती थी ताकि बाहर से अगर सस्ता माल आ रहा है तो इंडिया में जो माल बन रहा है, इंडिया में जो माल बन रहा है उसकी मार्केट कम ना हो, तो इसीलिए मैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा देता हूँ ताकि प्राइस बराबर आ जाए, इंडिया में जो बन रहा है और बाहर से जो आ रहा है उसके प्राइस लेवल पे आ जाए, ताकि मेरी मार्केट को ज्यादा लॉस ना हो। तो इसीलिए सरकार क्या करती थी, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाती थी। कई बार ये 200% भी लगी है, 200% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाती है। और एक्सपोर्ट ड्यूटी जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, माल बाहर भेज रहा हूँ, तो लगती थी एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो कई बार क्या होता था कि एक्सपोर्ट ड्यूटी ज्यादातर माफ रहती थी, हमें एग्जाम रहती थी, या फिर हम रिबेट ले सकते थे। हमने जो भी टैक्स भरा उसकी हम क्या कर सकते थे, रिबेट ले सकते थे। आपको समझाऊंगा आगे डायग्राम के थ्रू, तो वहां पे आपको क्लियरली समझ में आएगा मेरे लेक्चर में। तो एक्सपोर्ट का मतलब जो मैंने बाहर माल भेज दिया और वहां सरकार ने क्या किया, एक्सपोर्ट ड्यूटी माफ कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि बाहर वाला पैसा इंडिया में आ रहा है और हमें फॉरेन करेंसी चाहिए, और हमें फॉरेन करेंसी चाहिए अगर हमें इकोनॉमी को बढ़ाना है, अगर हमें अपने रुपये को मजबूत करना है तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। इसलिए एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटी होती थी वो एकदम कर दी जाती थी, उसकी रिबेट मिल जाती है। तो यहाँ पे आगे देखिए अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये तो कुछ टैक्सेस थे, बट उसके अलावा कुछ लोकल टैक्सेस भी थे जो कि लगाए जाते थे। तो कुल मिला के हमारे 9 टैक्सेस यहाँ पे बनते हैं, 8 भी लिखे हैं, 9 टैक्सेस करीब करीब बनते हैं हमारे। तो उसमें से पहला जो टैक्स है हमारा ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय एक एंट्री टैक्स था जब भी कोई माल स्टेट के अंदर एंटर करता था। मान लो हमारे पास ये पंजाब है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये मेरा पंजाब है। जब भी माल पंजाब में एंटर करेगा, पंजाब की बाउंड्रीज में से एंटर करेगा, तो यहाँ पे उसको ऑक्ट्रॉय देनी होगी सबसे पहले। समझ में आया ना? उसको ऑक्ट्रॉय देनी होगी। तो ऑक्ट्रॉय क्या है? एंट्री टैक्स है। चार बाय तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जाता है। अब एंट्री टैक्स क्या होता है? देखो एंट्री टैक्स भी सेम ही है, एंट्री टैक्स भी सेम है, ये भी टैक्स ही लगता है जब गुड्स आती है, बट ये 4 बाय म्युनिसिपैलिटी। तो ये म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा चार्ज किया जाता है। जो हमारी म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, लोकल अथॉरिटीज होती हैं, तो उनके द्वारा चार्ज किया जाता है, उसे कहते हैं एंट्री टैक्स। जब स्टेट के द्वारा चार्ज किया जाता है उसे कहते हैं ऑक्ट्रॉय। तो यहाँ पे थर्ड वन हमारा आता है लग्जरी टैक्स। तो लग्जरी टैक्स क्या हो गया? जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो, जब आप स्पा में जाते हो, वहां पे कुछ लग्जरियस आपको सर्विसेज दी जा रही है, लग्जरियस आपको गुड्स दी जा रही है, तो उन्हें लग्जरी को देने के लिए इस पे टैक्स लगाया जाएगा। लग्जरी को देने के लिए उस पे टैक्स लगाया जाएगा, उसे कहते हैं लग्जरी टैक्स। तो लग्जरी टैक्स में हमारे पास आ गया, लग्जरी टैक्स में क्या आएगा? लग्जरी टैक्स में आपके रेस्टोरेंट आ जाएंगे और आपके स्पा आ जाएंगे, तो इसमें आपके वो लग्जरी टैक्स लगते हैं, इसमें आपके वो लग्जरी टैक्स लगते हैं। आगे आ गया स्टैंप ड्यूटी। तो स्टैंप ड्यूटी आपने कई बार सुना होगा कि हमारी प्रॉपर्टी बिक रही है, हमारी प्रॉपर्टी बिक रही है, आपको स्टैंप ड्यूटी भरनी होगी, आपको एक स्टैंप की ड्यूटी भरनी होगी। ठीक है, ड्यूटी क्या होता है? टैक्स की होता है ड्यूटी। ड्यूटी क्या होता है? एक तरह की फीस होती है, तो वो आपको भरनी होगी। तो स्टैंप ड्यूटी का मतलब जब हमारी प्रॉपर्टी बिक रही है या फिर उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करने के लिए लीगल स्टेटस चेंज हो रहा है, तो उसके लिए स्टैंप ड्यूटी भरनी है सरकार। तो वो स्टैंप ड्यूटी यही। ओके, तो ऑन ट्रांसफर ऑफ
समझ में आया? अभी यहाँ पे आ जाओ प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स मतलब म्युनिसिपल टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स मतलब म्युनिसिपल टैक्स हो गया। आपकी कहाँ पे प्रॉपर्टी है, अगर वो अर्बन एरिया में है तो म्युनिसिपैलिटी के अंदर आती है, अगर वो अर्बन एरिया में है तो म्युनिसिपैलिटी के रीजन के अंदर आती है, बट अगर वो रूरल एरिया में है तो वहाँ कोई म्युनिसिपैलिटी नहीं है, वो बाहर से। समझ आ गया? तो अगर म्युनिसिपैलिटी के एरिया के अंदर आपकी प्रॉपर्टी आ रही है तो उस पर टैक्स लगेगा, म्युनिसिपल टैक्स। कुछ लोकल टैक्सेस है, म्युनिसिपल टैक्स उस पर लगेगा, तो वो म्युनिसिपैलिटी आपसे वो टैक्स चार्ज करेगी। इसके बाद हमारा आता है रोड टैक्स। आप सभी करते हो, ठीक है? आपने देखा होगा टोल टैक्स लग गया, आपके पास बच्ची होगी टोल टैक्स की, तो वही रोड टैक्स है हमारा। कुछ भी चेंज नहीं है। आप जाते हो उस रोड के लिए, आपको सरकार ने रोड बना के दे दी, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करनी है, 4 साल बाद 5 साल बाद, उसके लिए उसमें रुपये इकट्ठा करना है। तो वो रुपया कहाँ से आएगा? आपसे आएगा, पब्लिक से आएगा, ठीक है? जो आप देख रहे हो वीडियो, आपसे ही वो टैक्स सारा चार्ज किया जाता है, आपसे वो रुपये इकट्ठा किया जाता है। फिर वो रोड की मेंटेनेंस, रिपेयर वगैरह की जाती है। अगर कुछ भी और बनाना है इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहां बनाया जाता है, तो रुपया आपसे चार्ज किया जाएगा, उसे कहते हैं रोड टैक्स या फिर टोल टैक्स हम कह देते हैं। टोल लगाया जाता है तो इसलिए टोल टैक्स। आगे एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स क्या होता है? एंटरटेनमेंट होता है आपके एंटरटेनमेंट के लिए कि आपने कुछ एंटरटेन किया। मतलब क्या हो गया? अम्यूजमेंट पार्क्स बनाए गए हैं, अम्यूजमेंट पार्क बनाए गए हैं आपके लिए, या फिर सरकार ने आपके लिए कुछ भी और बनाया है, सिनेमास बनाए हैं, कुछ भी और बनाया है आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए, उसके लिए अलग से टैक्स चार्ज किया जाता है। क्यों चार्ज किया जाता है? ताकि फ्यूचर में उनकी मेंटेनेंस की जा सके, फ्यूचर में ऐसे ही और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए पार्क वगैरह, सिनेमा वगैरह, प्लेग्राउंड वगैरह बनाए जा सके। ठीक है? होती किसकी जगह है? सरकार की जगह होती है, सरकार का ही सारा मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा रहता है, तो इसलिए वो एंटरटेनमेंट टैक्स चार्ज करते हैं। समझ आ गया? तो ये तो हो गया एंटरटेनमेंट टैक्स। आगे है टैक्सेस ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग। तो लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग। लॉटरी क्या होती है? आपने देखा होगा गली की नुक्कड़ पे कुछ लोग बैठ के, गली की नुक्कड़ पे कुछ लोग बैठ के, 3-4 लोग बैठ के 3 पत्ती खेलते हैं, ठीक है ना? ये दबा के मारा, ये दबा के मारा, ये दबा के मारा, 3 पत्ती खेलते हैं। वहां पे रुपए भी लगते हैं, कई बार आपने देखा होगा वहां पे रुपए भी लगते हैं, ठीक है? तो वही सारा कुछ है लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग। लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ठीक है? ये जुआ ही होता है एक तरह का। ये क्या होता है? जुआ होता है। लीगली भी हो सकता है, इलीगली भी हो सकता है। लीगली भी हो सकता है, मतलब कई बार क्या होता है कि सरकार की मंजूरी मिल गई तो वो तो लीगल हो जाता है। सरकार खुद कर रही है, लॉटरी खुद डाल रही है, तो वो तो सरकार ने, कई बार आपने देखा होगा लॉटरी निकाली है, तो वो तो हो गया इलीगल। अगर सरकार ने नहीं निकाली, प्राइवेट हाथों से निकल रही है या फिर आपने खुद से निकाली है, तो वो इलीगल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको इसके भी टैक्स भरना होगा। आपने लॉटरी के पैसे कमाए, बैटिंग के पैसे कमाए, गैम्बलिंग के पैसे कमाए, आपको इस पे भी टैक्स भरना होगा। कितना टैक्स होता है? लगभग 30% का यहाँ पे टैक्स है, यहाँ पे 30% का टैक्स रेट है। तो इस तरह से करके ये कुछ लोकल टैक्सेस आपके ऊपर लगते हैं, ठीक है? या फिर मैं कह सकता हूँ लगते थे, क्योंकि ये प्रेजेंट सिनेरियो नहीं है, ये प्रीवियस सिनेरियो है। ओके, ये पहले का सिनेरियो है कि पहले ये होता था, अब क्या होगा? अब जीएसटी लगेगा। अब ये सारे टैक्सेस खत्म हो गए, अब जीएसटी लगेगा। अब ये कुछ भी नहीं लगेगा, तो ये सारा कुछ खत्म कर दिया गया। तो ये तो हमारा फर्स्ट लेक्चर था ओवरव्यू पे। अभी ओवरव्यू खत्म नहीं हुआ, ओवरव्यू का जस्ट थोड़ा सा पोर्शन हमने किया है, वेरी स्मॉल पोर्शन हमने किया है। तो यहाँ पे आगे देख लो, हमारी जो वीडियो सेकंड आएगी उसका टॉपिक क्या है? व्हाई जीएसटी इज वैट। तो जीएसटी वैट बेस्ड क्यों? तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सेकंड वीडियो में। पूरा लेक्चर आप विजिट करना, आप देखना। यहाँ पे रात को वीडियो डालेंगे, हर एक वीडियो में रात को डाला करूंगा 8 बजे के बाद। तो 8 बजे के बाद हर एक वीडियो डलेगी 8 से लगभग 10 बजे तक वो डल जाया करेगी, तो 2 घंटे में तो आप वहाँ पे अभी देख सकते हो। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल, सबसे पहले तो लाल बटन को दबाओ, चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी होगी, वहाँ पे नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दो कि सारे के सारे नोटिफिकेशन मुझे रिसीव हो, फिर ही आपको ये नोटिफिकेशन रिसीव होगा और आप टाइम पे वो वीडियो वॉच कर पाओ। तो अगर लाइव सेशन की जरूरत होगी, मैं लाइव सेशन से लगाऊंगा आपके, पर अभी ऑफलाइन लेक्चर ही लगेंगे, ठीक है? मतलब कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया करूंगा, तो सारे लेक्चर लगातार चलते रहेंगे,
हर रोज मतलब क्या हो गया, हफ्ते में 4 लेक्चर तो डाल ही गए। कई बार क्या होता है, हर रोज लेक्चर नहीं डलता तो हफ्ते में 4 लेक्चर को मैं डाल ही दिया करूंगा। तो कंटिन्यू रखिए, वॉच कीजिए इन लेक्चर को। Hello friends, so welcome to JSP Pathshala. So this is our second lecture, our second video. In our first video, we discussed about its introduction. कि present scenario में क्या था, present scenario में कौन कौन से टेक्निक थे, खुद से क्या लगता था, प्रोसेस से क्या लगता था, और अदर टेक्निक कौन कौन से थे। तो सब कुछ हमने present scenario में मतलब वीडियो फर्स्ट में हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब हमारे पास आ गया यहाँ पे वीडियो नंबर सेकंड। तो वीडियो नंबर सेकंड में जो हम करने वाले हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था कि व्हाई जीएसटी रैंक बेस, तो ये हम डिस्कस करेंगे आज। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो व्हाई जीएसटी इज रैंक बेस, उसमें कहा है गेट मी द वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैट का मतलब क्या है यहाँ पे, वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब हर एक एडिशन पे, हर एक वैल्यू एडिशन पे वैट लगेगा। यहाँ पे देखो इनपुट होगा एवरी वैल्यू एडिशन, मतलब कोई भी वैल्यू एडिशन होगी उसपे क्या लगेगा, वैट लगेगा। समझाऊंगा कैसे, ये हमारे पास टेबल दे रखा है, टेबल से समझेंगे कैसे हर एक वैल्यू एडिशन पे वैट लगता है। तो यहाँ पे देखो वैट इज लेविड ऑन द एवरेज इंट्रा स्टेट सेल। तो इंट्रा स्टेट सेल, हमारे पास सेल जो होती है वो दो तरह की होती है, एक तो इंट्रा स्टेट, एक इंटर स्टेट। एक तो इंट्रा स्टेट और दूसरी इंटर स्टेट। देखो इंट्रा, इंट्रा का मतलब विद इन स्टेट, इंट्रा का मतलब विद इन स्टेट, एक स्टेट के अंदर ही वो काम हो रहा है। मतलब क्या है, सप्लायर भी आपका वही बैठा है, मान लो मैं पंजाब में हूँ तो सप्लायर भी पंजाब में है, और आपका जो रिसीवर है मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई है वो भी पंजाब में है। तो पंजाब से माल जब के पंजाब में पहुंच गया तो इसका मतलब विद इन स्टेट हुआ, इंटर स्टेट हुआ, तो वहां पे हम लेवी क्या करेंगे, वैट करेंगे। अगर आपका इंटर स्टेट होता है मतलब कि एक स्टेट से निकल के स्टेट में गया, जैसे कि एग्जांपल ले लो पंजाब से निकल के राजस्थान में गया, तो वहां पे हमारा लगेगा सीएस, सेंट्रल सेल टैक्स। वीडियो 1 में हमने डिस्कस किया है सेंट्रल सेल टैक्स कितना होता है, 2% लगभग होता है, उसमें सी फॉर्म देना जरूरी होता है। तो ये टैक्स लगेगा इंटर स्टेट। तो सबसे पहले तो दो चीजें समझ में आ गई। आगे देखो इट इज लेविड एट एवरी स्टेट अंटिल द गुड्स रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर। तो जब तक के वो गुड्स अल्टीमेट कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाते, तो अल्टीमेट कंज्यूमर ने अभी कंज्यूम कर लेना है, इन्हें आगे नहीं बेचना, इन्हें आगे नहीं बेचना, इन्हें कंज्यूम कर लेना है। मान लो कि ये मार्केट है, मार्केट में परचेज करके लाया तो मैं अल्टीमेट कंज्यूमर हूँ मार्केट का। अगर मैं मार्केट परचेज करके उसे आगे सेल कर रहा हूँ तो मैं क्या कहलाऊंगा, डीलर कहलाऊंगा। तो मैं अल्टीमेट कंज्यूमर, तो मेरे ऊपर आगे ये सारी प्रोसेस खत्म हो जाती है, मैं लास्ट ऑफ द the last part of the stage। यहाँ पे देखो now as the product moves from producer to wholesaler to retailer to consumer। तो यहाँ पे ये स्टेज है, जब सबसे पहले तो प्रोड्यूसर ने बनाया, बेच के होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने हमने मतलब अल्टीमेट कंज्यूमर। तो देखो हर एक स्टेज पे टैक्स लगेगा, हर एक स्टेज पे टैक्स लगेगा, बस सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं वैल्यू एडिशन पे कैसे टैक्स लगता है। आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारा टेबल दे रखा है, टेबल में हम समझेंगे कि वैल्यू एडिशन से कैसे टैक्स लगता है। तो देखो टेबल शोइंग द वैट सिस्टम, वैट सिस्टम शो कर रहा है। सबसे पहले हमारे पास स्टेजिंग ऑफ सेल, स्टेजिंग ऑफ सेल में हमारे पास ये भी कुछ स्टेजिंग है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से कंज्यूमर के पास, ऐसे ही ए से बी के पास, बी से सी के पास, आगे मतलब चलता जाएगा। तो समझेंगे एक प्रोड्यूसर है, ए ने चीज को बनाया, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस अभी कितना था, वैल्यू एडिशन की 100 रुपए, वैल्यू एडिशन की 100 रुपए। तो मैंने क्या कहा, वैट किससे लगेगा, वैल्यू एडिशन से लगेगा। तो ये वैल्यू एडिशन हो गई 100 रुपए, इसमें मैंने वैट लगाया। देखो दोनों को अपनी कितनी हो गई, 2 की हो गई। वैट कितने का लगा, टैक्स एफडी 10%, टैक्स एफडी 10%। तो 10% का जो वैट लगा तो कितनी अमाउंट आई है, 10 रुपए आ गए। तो 100 में जब 10% लगाओगे तो 10 रुपए आ जाएंगे। देखो 100 रुपए को 10 रुपए टैक्स के, टोटल कितने हो गए, 110। इसमें 100 रुपए कॉस्ट है और 10 रुपए टैक्स के, 10 रुपए टैक्स के। ये 110 का इनवॉइस बनाया ए ने, 110 का इनवॉइस किसने बनाया, ए ने। किसको भेजा, बी को भेजा। बी क्या करेगा, 110 रुपए ए को पे कर देगा, 110 रुपए ए को पे कर देगा। ए क्या करेगा, 100 रुपए को अपनी जेब में डाल देगा, 100 रुपए में क्या करेगा, अपनी जेब में डाल देगा, और 10 रुपए जो होंगे वो गवर्नमेंट की जेब में डाल देगा, 10 रुपए जो होंगे वो गवर्नमेंट की जेब में डाल देगा।
समझ आ गया? तो देखो गवर्नमेंट का इसके बाद क्या होगा, बी को कॉल आएगा, गवर्नमेंट का बी को कॉल आएगा, हाँ जी बी कैसे हो, बी कहेगा अच्छे हैं, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट क्या कहेगी, बी ए ने तुम्हारे बिहाफ पे 10 रुपए मुझे भेज दिए हैं, ए ने तुम्हारे बिहाफ पे 10 रुपए मुझे भेज दिए हैं, वो तुम वापस ले लेना, वो तुम मुझसे वापस ले लेना। इसीलिए यहाँ पे ये कॉलम हमने डाला इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मैंने इनपुट की मतलब जो मैंने परचेज किया, बी ने जो परचेज किया उसपे जो टैक्स भरा, उसका मुझे क्लेम मिल जाएगा, उसका मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, तो इसीलिए कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे 10 रुपए गवर्नमेंट से लेने हैं, किसने लेने हैं, बी ने लेने। तो अभी देखो बी के पास चीज आ गई, हमने क्या कहा था 100 रुपए की कौन सा 10 रुपए का टैक्स है, गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट वापस दे रही है, तो इसीलिए इसको एक्सपेंस नहीं मानते, 10 रुपए को एक्सपेंस तब मानते जब गवर्नमेंट हमें वो 10 रुपए वापस नहीं करती, बट यहाँ पे गवर्नमेंट हमें 10 रुपए वापस कर रही है, इसलिए खर्चा नहीं मानोगे, सिर्फ 2 रुपए भी हमारा खर्चा है। इसीलिए बी की कॉस्ट कितनी पड़ी, बिकॉज 5 और बी है, बी की कॉस्ट पड़ी 2 रुपए, ये 10 रुपए तो वापस आ जाएंगे, 20 रुपए इसमें ऐड कर लिए तो मतलब प्रॉफिट कमाओ, तो कितना हो गया 120 पे इसमें टैक्स लगाया 12 रुपए आ गया। तो देखो 12 रुपए अभी किसको पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना है, किसने पे करना है, बी ने पे करना है, बी ने गवर्नमेंट को 12 रुपए पे करना है और 10 रुपए लेना है, 12 रुपए पे करना है और 10 रुपए लेना है, तो नेट करके 2 रुपए आ जाएंगे, 2 रुपए बी गवर्नमेंट को पे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन देखो वो टोटल कितनी बन जाएगी, 120 तो ये था, 12 ये जुड़ गया, टोटल बिल में कितने का बना होगा 132 का, टोटल में बिल कितने का बना होगा 132 का, बी बिल बना के 132 का बी को दे देगा, बी इसको 132 को दे देगा, ठीक है। अब बी क्या करेगा, बी ने 120 को डाले अपनी जेब में, बी ने 120 को डाले अपनी जेब में और ये वाले 10 रुपए के डाले, पहले पे कर दिया था, हम गवर्नमेंट से ले रहे थे, तो इसीलिए मैं गवर्नमेंट को नहीं दिया, 10 रुपए अपनी जेब में डाल दूंगा और जो एक्स्ट्रा 2 रुपए होंगे वो मैं गवर्नमेंट को देगा, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे आगे सी ने परचेज किया, तो सी को कौन सी कितनी पड़ी, देखो मैंने बताया टैक्स को कभी भी बीच में मत लगाना, क्योंकि वैट सिस्टम कर रहे हैं, वैट सिस्टम में टैक्स का हमें बेनिफिट मिल जाता है आगे जाके, तो इसीलिए टैक्स को कभी भी खर्चा मत मानना, 12 रुपए को खर्चा मत मानना, इसीलिए 120 रुपए की कॉस्ट है और वो यहाँ पे आ जाएगी। देखो 120 रुपए की यहाँ पे कॉस्ट है, प्लस मैंने कितना किया 30 रुपए वैल्यू एडिशन हो गई, तो 30 की मेरी वैल्यू एडिशन की यहाँ पे 120 प्लस 150, तो 150 में अभी सी टैक्स लगा के देख रहा है 10% के हिसाब से कितना आ गया 15। तो अभी सी बोल रहा है देखो 12 रुपए गवर्नमेंट मेरे से लेने हैं, 12 रुपए गवर्नमेंट मेरे से लेने हैं, मैंने पहले पे करते थे, बी को अभी ने तुम्हें पे कर दिए थे, ठीक है, तो 12 रुपए मैंने तुमसे ले लिए हैं, अभी 15 रुपए मैंने तुम्हें देने हैं, तो मैं क्या करूंगा तुम्हें नेट करके 3 रुपए दे दूंगा, तुम्हें नेट करके 3 रुपए दे दूंगा, ठीक, तो वो 3 रुपए गवर्नमेंट को पे कर देंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे, इधर क्या आएगा टोटल 150 टोटल, मान लो अभी ने कस्टमर को दे दिया, ये अभी कस्टमर को दे दिया, माना कस्टमर को कंप्यूट कर देंगे, आगे नहीं बिकेगा, यहाँ पे हमारी प्रोसेस खत्म हो जाती है, इसने कस्टमर को दे दिया, कस्टमर को बिल दिया कितने का 150 उसने 165 का बिल बना के दिया, उसने 165 रुपए दुकानदार को दे दिए, उसने क्या किया 150 को रख दिया, 150 को अपनी जेब में रख दिया और कितने रखे 12 रुपए के अपनी जेब में रख दिए, 12 रुपए गवर्नमेंट से लेने थे वो भी अपनी जेब में रख दिए, बाकी के 3 रुपए जो बढ़ रहे हैं वो गवर्नमेंट को पे करेगी, समझ में आएगा ना। तो टोटल गवर्नमेंट को कितना पे हुआ, देखो ए ने 10 रुपए पे कर दिए थे ऑन द बिहाफ ऑफ बी, बी ने 2 रुपए पे कर दिए थे ऑन द बिहाफ ऑफ सी, इसके बाद सी ने 3 रुपए पे किए जब कस्टमर से ये लेके 3 रुपए इसने दे करके टोटल हमने 15 रुपए पे कर दिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये 15 है, ये दोनों सेम आ रहे, तो यहाँ पे ये 15 यहाँ पे भी आ जाएगा आपका, और यहाँ पे टूट करके देखोगे तो यहाँ पे भी 15 आएगा, समझ में आएगा। तो इस तरह से आपको करना है ये सारा, इस तरह से आपको ये करना है 10 + 2 + 3, तो इस तरह से टोटल 15 रुपए हमने गवर्नमेंट को पे करना है, तो आपका वैट का सिस्टम हो गया, आपने समझ लिया कि वैट क्या होता है, वैट कैसे लगाया जाता है, हमने प्रॉपर टेबल बना के समझ लिया, और यहाँ भी आपने
इसको आप लिखो एक बार कॉपी में, ताकि आप आगे रीड कर पाओ सारे इसकी डेफिनेशन आप रीड कर सकते हैं। तो अभी हमने कर दिया वेक्टर सिस्टम। तो अभी मैं आपको बुक दिखा देता हूँ एक मिनट। ये देखो आपको, ये क्या है आपकी बुक, ठीक है। तो इसी में से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बीकॉम के लिए है ये बुक। इसमें से अभी हम फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो आगे का मैं आपको टॉपिक अभी बता देता हूँ कि आगे क्या टॉपिक हम करने वाले हैं। आगे देखो बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ दैट एंड लिमिटेशन। तो ये हम वीडियो नंबर 3 में दोनों करने वाले हैं कि बेनिफिट्स क्या होंगे एंड लिमिटेशंस क्या होंगे। तो ये दोनों चीजें हम वीडियो नंबर 3 में करने वाले हैं। अगर ये वाली वीडियो समझ में आ गई, अच्छी लगी, तो नीचे लाइक का बटन पक्का से दबाओ, साथ ही शेयर है शेयर पक्का से कर दो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दो, साथ में बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आती रहे और आप कोई वीडियो मिस ना हो। तो एक हमारा और चैनल है फ्री पाठशाला, इसके पहले हमने बनाया था फ्री पाठशाला, उसपे मैंने बीकॉम के रिलेटेड बिजनेस मैथ्स का और इनकम टैक्स का, थोड़े बहुत जीएसटी के भी उसपे लेक्चर करे हैं। तो इस तरह से वहां पे थोड़ा मिक्स मैच है और बिजनेस मैथ्स के 55 लेक्चर वहां पे रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल जीएसटी की पाठशाला वीडियो नंबर 3। तो इसके पहले हम 2 वीडियोस डाल चुके हैं जिसमें कि हमने ओवरव्यू ऑफ जीएसटी में ही डिस्कस किया था। पिछली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि कैसे जीएसटी लगेगा, मतलब कैसे जीएसटी का वैट बेस्ड सिस्टम है, कि कैसे उसको वैट बेस्ड सिस्टम माना जाता है। अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो सबसे पहले तो वो वाली वीडियो देख लीजिए, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहां पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहां से भी आप देख सकते हो। तो आज हम जो टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ जीएसटी में, वो है इसके बेनिफिट, इसकी लिमिटेशन। तो मैं पिछली वीडियो में ही बता देता हूं कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। तो मैं पिछली वीडियो में हमेशा बता देता हूं कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन को डिस्कस करेंगे। तो एक हमारा और चैनल बना हुआ है फ्री की पाठशाला का। तो अगर आपको कोई भी और लेक्चर चाहिए बीकॉम के रिलेटेड, जैसे कि बिजनेस मैथ्स का हो गया, इनकम टैक्स का हो गया, तो आप वहां पे विजिट कर सकते हो, वहां पे देख सकते हो। वहां पे काफी सारे लेक्चर मैं डाल चुका हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे बेनिफिट्स ऑफ वैट, वैट के क्या बेनिफिट होंगे। तो वैट सिस्टम तो हम लगा देते हैं, पर उसके बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहला है एलिमिनेट द डेफिशिएंसी ऑफ द सेल टैक्स। तो जो सेल टैक्स पहले लगा करता था उसमें जो भी डेफिशिएंसी थी, डेफिशिएंसी का मतलब हो गया कमी थी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, जो भी उसमें कमी थी उसको रिकवर किया गया। रिकवर कैसे किया गया, कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ द सेल टैक्स। तो यहाँ पे सेल्स टैक्स का जो कास्केडिंग इफेक्ट था, कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। जो भी टैक्स लगाया जाता था उसके ऊपर फिर से टैक्स लगा दिया जाता था। जो भी टैक्स लगता था वो क्या होता था, एक्चुअल अमाउंट में ऐड हो जाता था और उस पे आगे फर्दर फिर से टैक्स लगा दिया जाता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे अगर कोई चीज मेरे को 100 रुपए की पड़ी, उसमें 10 रुपए टैक्स लग गया, 10 रुपए टैक्स लग गया, तो उसको 110 कर देते थे। बाद में अगर फिर से मान लो टैक्स लगना है 10% के हिसाब से, तो इसका 11 रुपए हो गया, तो आगे 121। तो इसका मतलब ये 100 पे तो टैक्स लगा ही, ये 100 पे तो यहाँ पे टैक्स लगा, बट इस 10 पे भी दोबारा से टैक्स लग गया, ये 1 रुपए। तो पता गया, तो टैक्स ऑन टैक्स यहाँ पे लगाया जाता था, बट वैट सिस्टम ने ये खत्म कर दिया। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, वहां पे हमें क्रेडिट मिल जाता है, वहां पे हमें इन 10 रुपीज का क्रेडिट मिल जाता है। और आगे है डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन का मतलब, डबल टैक्सेशन का मतलब सर, यहाँ पे इस 100 पे मैं पहली स्टेज में यहाँ पे टैक्स लगा चुका हूँ, यहाँ पे इस 100 में मैं पहली स्टेज में यहाँ पे टैक्स लगा चुका हूँ। अब सेकंड स्टेज में मैं फिर से उस 100 पे टैक्स लगा रहा हूँ। जो ये 10 रुपए आए थे ना, मान लो इसको मैं लिख देता हूँ 10 + 1 11 हो गया, 10 + 1 11 हो गया। तो 10 तो इस 100 पे लगे और 1 इस टैक्स पे लगा। तो इसका मतलब जो अमाउंट पहले थी उस पे फिर से टैक्स लग गया। इस पे पहले तो टैक्स लगा, फिर दोबारा से फिर टैक्स लग गया। तो इसका मतलब डबल टैक्सेशन, कि एक ही अमाउंट पे 2 बार 3 बार टैक्सेशन हो रही है, उसे कहते हैं डबल टैक्सेशन। तो ये भी वैट सिस्टम में आगे खत्म हो गया, इसको भी खत्म कर दिया गया। तो हमने पिछली वीडियो में सारा डिस्कस कर चुके हैं कि वैट सिस्टम कैसे लगता है और कैसे कैसे कैलकुलेशन की जाती है। तो वहां से आप देख सकते हो कि कैसे इसका इफेक्ट पड़ता है। तो आगे है सेल्फ असेसमेंट अंडर द वैट। तो सर सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है, देखो सेल्फ खुद से, सेल्फ का मतलब खुद से, असेसमेंट करना
मतलब उसकी मेजरमेंट करना कि क्या क्या है, सारा कुछ कैलकुलेशन वगैरह करना। तो देखो सेल्फ असेसमेंट मैं खुद से कैलकुलेशन कर सकता हूँ, मैं खुद से कैलकुलेशन कर सकता हूँ वैट कि वैट कैसे लगेगा, कितना गवर्नमेंट से लेना है, कितना गवर्नमेंट को देना है, तो वो सारी कैलकुलेशन मैं खुद से कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आगे है फॉल इन प्राइस। तो नाम से क्लियर हो रहा है, फॉल इन प्राइस मतलब प्राइस में गिरावट, मतलब प्राइस में गिरावट। तो सर प्राइस में गिरावट कैसे आई? जब वैट सिस्टम लगा, जब वैट सिस्टम लगा इस 10 रुपए का मुझे बेनिफिट मिल गया, जब वैट सिस्टम लगा इस 10 रुपए का मुझे बेनिफिट मिल गया। अब क्या होगा, टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा, अब क्या होगा, टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा प्राइस डाउन चला जाएगा, ऑटोमेटिकली मेरा प्राइस डाउन चला जाएगा। ठीक है, तो आगे है सिंपल कैलकुलेशन। सिंपल कैलकुलेशन तो पिछली वीडियो में मैंने चार्ट यहाँ पे बनाया था, टेबल नंबर 1, वहां पे हमने कुछ कैलकुलेशन की थी। तो कैलकुलेशन मेरे हिसाब से वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वो वैट की कैलकुलेशन काफी आसान थी। उसमें कैलकुलेट क्या करना होता था कि कितना टैक्स लगा, कितना गवर्नमेंट से लेना है, कितना गवर्नमेंट को देना है, नेट करके अब कितना देना है। तो बस यही कैलकुलेशन करनी होती थी। तो उसको काफी सिंपल वे में एक्सप्रेस किया गया, मतलब वैट को काफी सिंपल वे में एक्सप्रेस किया गया कि हर कोई बंदा इसको कर सके, हर कोई बंदा इसको कर सके। तो इसके लिए सिंपल कैलकुलेशन। आगे है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी जैसे एक शीट होती है जिसके मैं आर पार देख सकता हूँ, मान लो ये शीट है, इसके मैं आर पार देख सकता हूँ, ट्रांसपेरेंट शीट है। तो इसी तरह से ये सिस्टम भी ट्रांसपेरेंट था, ये सिस्टम भी ट्रांसपेरेंट था। कैसे ट्रांसपेरेंट था सर? ट्रांसपेरेंट था कि हर एक बंदे को पता था कि अब कितना टैक्स लगा, मैंने उसके भी हाथ पे कितना टैक्स पे किया। मान लो ए ने सेल कर दी बी को, ए ने सेल कर दी बी को, तो अभी ए ने कुछ टैक्स कलेक्ट किया होगा बी से, उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो अब उसे पता है कि मैंने बी को सेल की, इतनी कॉस्ट थी, इतना टैक्स था। आगे जब बी ने सी को सेल की तो उससे कुछ टैक्स रिकवर किया, और अब इससे पता है, बी को पता है कि मेरे बिहाफ पे ए गवर्नमेंट को इतना रुपया पे कर चुका है, तो इतना मैंने गवर्नमेंट से लेना है और इतना मैंने गवर्नमेंट को देना है। मतलब प्योरली ट्रांसपेरेंट सिस्टम था। हर एक प्रोसेस में, पूरी प्रोसेस में होलसेलर को, एजेंट को, रिटेलर को, कस्टमर को सारा कुछ पता होता है, सारा कुछ पता होता है। गवर्नमेंट को भी पता चलता है कि चल क्या रहा है, क्योंकि इनवॉइसेस इशू करने पड़ते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे इनवॉइसेस इशू करने पड़ते हैं। जब कोई भी सेल होती है तो इनवॉइस इशू किया जाएगा, जब कोई भी सेल होती है तो इनवॉइस इशू किया जाएगा, क्योंकि विदाउट इनवॉइस हम उस अमाउंट का, उस टैक्स का क्रेडिट ही नहीं ले सकते। तो देखो आगे पॉइंट मेरा रहता है 6 फेयरनेस इन द टैक्सेशन सिस्टम। तो फेयरनेस इन द टैक्सेशन सिस्टम का मतलब टैक्सेशन सिस्टम हो रहा है, देखो गोरा नहीं है, फेयरनेस का मतलब गोरा नहीं है। फेयरनेस का मतलब है कि साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ पता चल रहा है सारा कुछ। तो फेयरनेस इन द टैक्सेशन सिस्टम का मतलब है वैट आने के कारण टैक्सेशन सिस्टम क्लियर हो गया, ज्यादा पता चलने लगा, ज्यादा क्लियरिटी आ गई, ज्यादा अंडरस्टैंडेबिलिटी हुई, समझ आ गया। तो वैट सिस्टम ने किया क्या कि अगर उसको सेल की, अगर मैंने किसी को सेल की तो उससे रुपए लेके गवर्नमेंट को जमा करवा दिए उसके बिहाफ पे। ठीक है, मैंने बी को सेल की, बी से रुपए लेके गवर्नमेंट को जमा करवा दिए उसके बिहाफ पे। बी ने आगे सी को सेल की तो सी से रुपए लेके गवर्नमेंट को भी जमा करवाने हैं, बट इसके बिहाफ पे, बी के बिहाफ पे पहले से कुछ जमा हो रखे हैं, तो वो पहले क्रेडिट ले लेगा, बाद में जो नेट होंगे वो पे कर देगा। तो इस तरह से क्लैरिटी आई टैक्सेशन सिस्टम में। पहले क्लियर नहीं होता था, मल्टी पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम लगता रहता था, या फिर इन द स्टार्टिंग इन द लास्ट लगता रहता था, तो उसमें दिक्कत आती थी। तो अभी क्या हुआ, क्लैरिटी होगी। इसके बाद है हाई रेवेन्यू ग्रोथ। हाई रेवेन्यू ग्रोथ, तो रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट, रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट, ज्यादा पैसा आने लगा किसके पास, गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा आने लगा। क्यों आने लगा ज्यादा पैसा? क्योंकि देखो अभी गवर्नमेंट पहले भी टैक्स तो लगा रही थी, मान लो मल्टी पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम था या सिंगल टैक्सेशन सिस्टम था, इन द स्टार्टिंग इन द एंड, जो भी टैक्सेशन सिस्टम था पहले भी लगा रही थी, बट उसमें इतनी फेयरनेस, इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, इसलिए लोग क्या करते थे, टैक्स इवेजन करते थे। टैक्स इवेजन करने का मतलब होता है टैक्स की चोरी करते थे, इवेजन का मतलब चोरी होता है, तो टैक्स की चोरी करते थे। जब चोरी करते थे तो गवर्नमेंट को उतना रेवेन्यू नहीं बन पाता था। तो इसीलिए जब ये फेयरनेस सिस्टम लाया गया, तो इस फेयरनेस सिस्टम के कारण वो ट्रांसपेरेंसी आ गई, इनवॉइसेस जारी करने जरूरी है, क्योंकि हमें इनकम टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है। तो जब इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो वो इनवॉइस भी होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमें टैक्स भरना ही पड़ेगा। जब इनवॉइस इशू कर दिया, हम एक नंबर में काम कर रहे हैं, तो हमें वो टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो जब भरना पड़ेगा तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होगा वो भी ग्रो होगा, हायर रेवेन्यू ग्रोथ होगी। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा 8 पॉइंट, लेस चांसेस ऑफ द टैक्स इवेजन। वही बात आ गई, टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी।
टैक्स की चोरी के चांसेस काफी कम हो गए क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ज्यादा थी, एक पूरा सिस्टम चलाया गया, उसके जरिए भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते थे। तो जब इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं तो इनवॉइसेस भी इशू कर रहे हैं, तो उसके कारण चोरी होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, हो सकती है बट काफी कम है। इसके बाद है और रोड मैप टू द सेंट्रल लेवल वैट। देखो ये वैट सिस्टम जो चल रहा था वो स्टेट लेवल पे था। स्टेट लेवल का मतलब होता है कि जब स्टेट के जब हम एक स्टेट में सेल कर रहे हैं, जब हम विद इन स्टेट सेल कर रहे हैं तो उस पे लगता था। जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल कर रहे हैं तो उस पे नहीं लग रहा था। मतलब जब मैंने मान लो ये है हमारा पंजाब, ये है हरियाणा, देखो पंजाब से मैंने क्या किया, हरियाणा में कुछ सेल कर दिया, तो हरियाणा वाला बंदा जो भी होगा, मान लो ये ए है, ये बी है यहाँ पे, तो बी क्या करेगा, मुझसे सीएसटी चार्ज करेगा, जो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था सीएसटी चार्ज करेगा। बट ये तो सीएसटी चार्ज कर लेगा मुझसे, ये तो सीएसटी चार्ज कर लेगा मुझसे, ठीक है, बट उसे सीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये पंजाब, ये हरियाणा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो क्या किया, ए ने बी को कुछ सेल कर दिया, ए ने बी को कुछ सेल कर दिया, बदले में सीएसटी लगेगा, बदले में क्या लगेगा, सीएसटी लगेगा, सेंट्रल सेल टैक्स। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था सेंट्रल सेल टैक्स लगेगा, मतलब बी ए को सीएसटी पे करेगा, ए क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को सीएसटी पे कर देगा। बट यहाँ पे इस सीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जैसे वैट का आपको बेनिफिट मिलता है ना, सेकंड वीडियो में बताया था वैट का बेनिफिट, तो इस तरह से सीएसटी का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे इलस्ट्रेशन में आपको और भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। सीएसटी का जब बेनिफिट नहीं मिल रहा तो इसका मतलब वैट का सिस्टम सेंटर पे अभी नहीं लग रहा, वैट का सिस्टम सेंटर पे अभी नहीं लग रहा, बट वैट का सिस्टम जब स्टेट पे लग रहा था तो ये एक रोड मैप था कि अब सेंटर पे भी लगेगा, तो एक रोड मैप था कि अब सेंटर पे भी लग सकता है। जैसे कि हमारा जीएसटी आ गया, तो जीएसटी एक वैट बेस्ड सिस्टम है और सेंटर पे भी लगता है, और ये सेंटर पे भी लगता है। आपको सारा कुछ बताऊंगा कि कैसे लगता है, क्यों लगता है। तो यहाँ पे आगे हमारा है सेल्फ पॉलिसिंग मैकेनिज्म। सेल्फ पॉलिसिंग मैकेनिज्म, तो सेल्फ पॉलिसिंग मैकेनिज्म का मतलब है, यहाँ पे आपको एग्जांपल के जरिए बताऊंगा, ए बी सी, यहाँ पे हमारे पास तीन सप्लायर हैं, सप्लायर ए, सप्लायर बी, सप्लायर सी। सप्लायर ए ने क्या किया, सेल कर दी बी को, सप्लायर बी ने क्या किया, सेल कर दी सी को, ठीक है। ये सी आप कंज्यूमर लगा लो, तो ये कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर है। मतलब बी ने क्या किया होगा, जब ए ने सेल की बी को, तो बी ने उस पे बनता टैक्स है जो वो ए को पे कर दिया, बी ने जो भी टैक्स होगा वो ए को पे कर दिया। ए ने क्या किया, वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, ए ने उसको अपनी जेब में डाल दिया, ए ने क्या किया, उसको अपनी जेब में डाल दिया। अब बी भी क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है, बी ने कस्टमर से रिसीव किया, बी ने कस्टमर से रिसीव किया, तो बी क्या कर रहा है, अभी बी मान लो इसको 10 रुपए पहले पे कर चुका था, ए को पहले 10 रुपए पे कर चुका था, अब कस्टमर से टैक्स बना मान लो 15 रुपए, 15 रुपए इससे रिसीव किए, इसने कस्टमर से 15 रुपए रिसीव किए। बी कहता है कि मैं 10 तो पहले पे कर चुका हूं, बट गवर्नमेंट कहती है अभी तक मेरे पास नहीं आए, क्योंकि ए ने गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया, क्योंकि ए ने गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया, तो गवर्नमेंट कहती है मेरे पास तो नहीं आए, मैं आपको क्रेडिट नहीं दे सकती, जब मेरे पास नहीं आए तो मैं आपको क्रेडिट नहीं दे सकती। तो बी क्या करेगा, कस्टमर से अगर 15 रुपए टैक्स आएंगे तो 15 के 15 गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, जबकि सिस्टम क्या चलता है कि अगर 15 आए 10 का क्रेडिट ले लो, बाकी के 5 पे कर दो। बट यहाँ पे ये सिस्टम नहीं होगा, यहाँ पे बी के ऊपर सारा प्रेशर आ जाएगा। मतलब क्या होगा, चार्ज तो कस्टमर से ही करने हैं, 15 रुपए चार्ज तो कस्टमर से ही करने हैं, बट यहाँ पे ये 10 जब पहले पे कर चुका था तो अब इसको ये 15 भी पे करने पड़ रहे हैं, समझ आ गया। तो इसीलिए बर्डन किसके आ गया, बी पे आ गया, तो बी अब सारा टैक्स पे करेगा। मतलब क्या होगा, सेल्फ पॉलिसिंग मैकेनिज्म में है, गवर्नमेंट कहती है अगर ए नहीं पे करेगा तो हम तुमसे ले लेंगे, अगर तुम नहीं पे करोगे तो उसके बाद वाले से ले लेंगे, मतलब हमें तो हमारा टैक्स चाहिए, कोई भी पे करे हमें तो हमारा टैक्स चाहिए, ठीक है। वो बात की बात है कि हम केस करते हैं, हम क्लेम करते हैं, वो बात की बात है, बट एक बार गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो आगे यहाँ पे है लेस डिक्लेरेशन फॉर्म। तो वैट में क्या था, डिक्लेरेशन फॉर्म कम थे, कम डिक्लेरेशन करनी पड़ती थी। इसके पहले जो सिस्टम चल रहा था उसमें ज्यादा डिक्लेरेशन फॉर्म रहते थे, ज्यादा डिक्लेरेशन करनी पड़ती थी, गवर्नमेंट को हर एक चीज की लिस्ट देनी पड़ती थी, तो इसमें वो सारा कुछ कम हो गया। इसके बाद है
लिमिटेशन ऑफ द वैट। तो लिमिटेशन में सबसे पहले है हैवी कंप्लायंस कॉस्ट। हैवी कंप्लायंस कॉस्ट मतलब उसको निभाने के लिए, वैट सिस्टम को पूरा करने के लिए कंप्लायंस कॉस्ट ज्यादा लगती थी। ज्यादा कैसे लगती थी? मानो एक अकाउंटेंट को भी अपॉइंट किया, अब समरीज वगैरह भी बनाई, वैट भी भरना है, कुछ और भी हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन रहती थी। तो मतलब इसको कंप्लाई करने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए काफी सारी कॉस्ट लग जाती, काफी सारा पैसा लगता था, काफी सारे एक्सपेंसेस लगते थे। सेकंड पॉइंट है बोगस इनवॉइसेस। बोगस, बोगस का मतलब यहां पे है फेक। बोगस का मतलब यहां पे फेक। तो बोगस इनवॉइसेस मतलब फेक इनवॉइसेस बनाए जाते थे। क्यों बनाए जाते थे? मैंने अभी आपको बताया, अगर ए बी को सेल करेगा, ये ए है, ये बी है, ए ने बी को सेल किया, बी ने बदले में उसको टैक्स दे दिया, ए ने भर दिया, ठीक है। अब ए उसको एक इनवॉइस भी दे रहा है बी को, ए बी को एक इनवॉइस भी दे रहा है, और उस इनवॉइस के बेसिस पे जो बी है वो उस टैक्स का बेनिफिट ले रहा है, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा है एक इनवॉइस की वजह से। तो यहाँ पे अगर मैं वही इनवॉइसेस फेक बना लूं, फिर अगर मैं वही इनवॉइसेस कुछ फेक बना लूं, फिर भी मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, है ना। अगर गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा तो फिर मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। तो यही एक लिमिटेशन थी कि फेक इनवॉइसेस बनाए जाते थे। बी ने कुछ फेक इनवॉइसेस बना लिए कि मैंने इससे भी इतना खरीदा है, 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 तो ये कुछ इनवॉइसेस मेरे पास है, ठीक है। तो वो इनवॉइसेस शो कर दी, जबकि क्या है, फेक इनवॉइसेस है। तो उस पे जो भी टैक्स वगैरह होगा उसका क्रेडिट इसको मिल जाएगा, क्योंकि इनवॉइसेस इसके पास है। समझ आ गया? तो यहाँ पे क्या है, बोगस इनवॉइसेस मतलब फेक इनवॉइसेस मैंने क्रिएट करके बेनिफिट ले, तो ये भी गलत हो गया। तो आगे डिसएडवांटेजेस फॉर द लोअर इनकम ग्रुप। लोअर इनकम ग्रुप जिनके पास पैसा कम है, पुअर पीपल्स हो गए। तो पुअर पीपल्स को क्या तकलीफ हुई, क्या दिक्कत आई कि अगर रेट एक मान लो एक तो रिचेस्ट पर्सन है, एक पुअर पर्सन है, इस लेवल पे, तो रिचेस्ट को भी उतना ही प्राइस पड़ रहा है, इस पुअर पर्सन को भी उतना ही प्राइस पड़ रहा है, मतलब इससे इस पुअर पे बर्डन ज्यादा हो गया, इस पुअर पर्सन पे बर्डन ज्यादा हो गया। रिच पर्सन तो उसको परचेज कर ही लेगा, बट पुअर पर्सन के लिए परचेज करना अब थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि टैक्स के रेट दोनों के लिए सेम ही लगे हैं, प्राइस दोनों के लिए सेम ही है। समझ आया? तो नो आईटीसी फॉर द इंटरस्टेट परचेजिंग। अब यहाँ पे मैंने यही समझाया था ना, यहाँ पे मैंने समझाया था सेंट्रल लेवल में, रोड मैप टू द सेंट्रल लेवल में, यहाँ पे आपको समझाया था कि अगर सीएसटी लगेगा ना, अगर सीएसटी लगेगा तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखो, वैट का बेनिफिट मिलता था जब विद इन अ स्टेट होता था, जब फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट सीएसटी लगाया जाता था, तो सीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलता। और कौन सा टैक्स गवर्नमेंट को जाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी जाती थी प्रोडक्शन पे, तो उसका भी बेनिफिट नहीं मिलता था। तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जाता था, उसका बेनिफिट ही नहीं मिलता था, उसमें टैक्स ऑन टैक्स हो जाता था। तो ये मेनली इसकी लिमिटेशन। हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू आवर चैनल जीएसटी की पाठशाला। तो दिस इज वीडियो नंबर 4। तो इसके पहले हम 3 वीडियो डाल चुके हैं जिसमें कि हमने ओवरव्यू ऑफ जीएसटी ही डिस्कस किया है। मैंने उसके मीनिंग को डिस्कस किया कि वैट कैसे लगता है, जीएसटी वैट बेस्ड कैसे है, तो ये सारा कुछ हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो हमारा आता है, हमने पिछली ही वीडियो में हमारा टॉपिक डिस्कस कर लिया था, हम हर एक वीडियो में अपना टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक आएगा। तो हमारा आज का टॉपिक है नीड फॉर टैक्स रिफॉर्म। नीड फॉर टैक्स रिफॉर्म, कि टैक्स का रिफॉर्म क्यों हुआ, मतलब नया टैक्स क्यों लेके आना पड़ा, जीएसटी क्यों लेके आना पड़ा, वो वैट क्यों नहीं चल रहा था, वो पुराना टैक्स क्यों नहीं। तो देखो, आज हम करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में कि जो पुराना टैक्स चल रहा था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी मुझे, जिसकी वजह से मुझे ये आज नया टैक्स लेके आना पड़ा। तो प्रॉब्लम में सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम है डबल टैक्सेशन। तो डबल टैक्सेशन का कंसेप्ट मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, अगर आपको याद होगा। डबल टैक्सेशन का मतलब अगर एक ही अमाउंट है तो उसके ऊपर 2 या 3 टैक्स लग जाना, उसके ऊपर 2 या 3 टैक्स लग जाना, उसको कहते हैं डबल टैक्सेशन। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मान लो 100 की गुड्स प्रोड्यूस हो गई, 100 रुपए की गुड्स प्रोड्यूस हो गई, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी टैक्स लगाया, एक्साइज लग गया, उस पर मान लो सीएसटी लग गया, उस पे वैट लग गया। मतलब क्या हुआ, इस 100 रुपए की अमाउंट पे ये 3 टैक्स लग गए, जिससे क्या हुआ, डबल टैक्सेशन हुआ। टैक्स एक ही अमाउंट पे काफी बार लगा, एक ही अमाउंट पे काफी बार लगा, उसे कहते हैं डबल टैक्सेशन, ठीक है।
तो यहाँ पे आगे हमारा कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन। तो देखो टैक्सेशन का जो स्ट्रक्चर था काफी कॉम्प्लेक्स था। कॉम्प्लेक्स क्यों था? पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करो, फिर स्टेट गवर्नमेंट को पे करो, फिर ये देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्रेडिट देती है या नहीं देती, स्टेट गवर्नमेंट क्रेडिट देती है या नहीं देती, उसकी अलग से बुक्स बनाओ, इसकी अलग से बुक्स बनाओ, उसको भी रिटर्न भरो, इसको भी रिटर्न भरो। मतलब इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस, पर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स था स्ट्रक्चर। तो इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के कारण जीएसटी को लाया गया, ताकि इस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा सिंपलिसिटी में कन्वर्ट किया जाए, इस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा सिंपलिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इसीलिए जीएसटी लाया गया। तो आगे था लेस रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो सर स्टेट गवर्नमेंट को काफी कम रेवेन्यू मिलता था, क्योंकि हैवी टैक्सेस पता कौन से थे? हैवी टैक्सेस हमारे थे, एक तो अगर मैं बात करूं एक्साइज की, और एक हमारा सर्विस टैक्स। तो ये कुछ हैवी टैक्सेस थे। जाते किसको थे? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाते थे। जाते किसको थे? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाते थे। तो ये हैवी टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहे थे, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को काफी कम बन पाता था, उसको सिर्फ वैट ही बन पाता था, ऊपर से वैट में भी आगे क्रेडिट देना पड़ता था। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू काफी कम था, क्योंकि उसे ना तो सर्विस में कुछ हिस्सा दिया जाता था, ना ही एक्साइज में कुछ हिस्सा दिया जाता था। तो इसीलिए क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट के पास काफी कम पैसा आता था, काफी कम रेवेन्यू जनरेट होता था। तो इसीलिए ये कंसेप्ट लाया गया कि अब से सेंट्रल गवर्नमेंट भी, अब से स्टेट गवर्नमेंट भी, दोनों गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगाया करेगी, दोनों गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगाया करेगी। इसीलिए कंसेप्ट आया सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। पहले का कंसेप्ट था सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है, सेल ऑफ द गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो अब लगता है सप्लाई ऑफ द गुड्स। तो मतलब चाहे गुड्स चाहे सर्विसेज सेंटर भी लगाया करेगी, स्टेट भी लगाया करेगी, अब के जीएसटी में। ओके, तो इसके बाद फोर्थ हमारा कास्केडिंग इफेक्ट हमने पिछली वीडियो में किया, आपको याद होगा। हमने पिछली वीडियो, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तब तो आपको याद होगा, अगर नहीं देखी तब आपको नहीं पता होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रखा है पिछली वीडियो का, और ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, वहां से पक्का से देख लेना, ठीक है। इसको पहले कवर कर लो सारे को, बाद में देख लेना। तो आगे कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। यहां मैं लिख देता हूं टैक्स ऑन टैक्स, के पहले टैक्स लग गया, उसके ऊपर फिर से टैक्स लग गया, उसके ऊपर फिर से टैक्स लग गया, मतलब के टैक्स के ऊपर फर्दर टैक्स लगता जा रहा है, टैक्स के ऊपर फर्दर टैक्स लगता जा रहा है। यहाँ पे सिचुएशन दे रखी है, मैं आपको यहीं से समझाता हूं। तो यहाँ पे देखो, प्रोड्यूसर ने कुछ कॉस्ट लगा के प्रोड्यूस किया, इसके बाद कुछ प्रॉफिट ऐड कर दिया उसने, इसके बाद उसने एक्साइज ड्यूटी लगा दी, इसके बाद उसने एक्साइज ड्यूटी, हमें पता है ना प्रोडक्शन पे लगती है, तो एक्साइज ड्यूटी लगा दी। एक्साइज ड्यूटी कितनी लगी? 687.0, मतलब 18,750। तो इसके बाद ये क्या हुआ, ये ड्यूटी जो टैक्स जो था वो इस कॉस्ट में ऐड हो गया, इतना आ गया, ये कॉस्ट में ऐड हो गया, इतना आ गया 6,18,750, 6,18,750 आ गया। उसमें फिर हमारा वैट ऐड हुआ 61,875। तो यहाँ पे देखो, अब इस टैक्स पे, टैक्स की इस अमाउंट का हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, टैक्स की इस अमाउंट का हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, इस पे दोबारा से फिर वैट लग गया 10% के हिसाब से, कितना लग गया? 6875, 6875। तो इतना फिर से वैट लग गया, मतलब टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स लग गया, टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स लग गया, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे भी ऐसा ही बताया गया है, प्रॉफिट ऐड करने के बाद ये वही हमारे पास एक्साइज ड्यूटी आ गई, इसके बाद सीएसटी लगा, इसके बाद क्या लगा? सीएसटी लगा। सीएसटी कितने में लगा? ये देखो 2% लगा, 6,18,750, 6,18,750, जबकि लगना कितने पे चाहिए था? 5,50,000 पे, पर ये टैक्स पे भी लग गया, इस पे भी लग गया, अपने 18,750 पे भी लग गया, तो 2% टैक्स पे भी लगा। तो यहाँ पे कहेंगे टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। तो इसीलिए कास्केडिंग इफेक्ट होता था, उस कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म किया गया जीएसटी। आगे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन होता है देख रेख करना, टैक्स की देख रेख करना, ओके। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है या मैनेजमेंट करना, ये आप कह सकते हो। तो देखो टैक्स को देखना, करना, समझना, ठीक है, उसकी रिपोर्ट्स बनाना, उसकी समरीज बनाना, उसको भरना, उसकी रिटर्न्स भरना, सारा कुछ ही कॉम्प्लेक्स था, सारा कुछ ही कॉम्प्लेक्स था। तो इसीलिए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि चेंज करना पड़ा। इसके बाद आता है लोअर लेवल ऑफ द ऑटोमेशन। देखो ऑटोमेशन का मतलब ऑटोमेटिक, ऑटोमेशन आया ना ऑटोमेटिक से, कि हर काम ऑटोमेटिक हो रहा है,
आजकल क्या है, मशीन आ गई, हर काम ऑटोमेटिक हो रहा है। बट ये पुराना जो टैक्स सिस्टम था इसमें ज्यादातर चीजें मैनुअली थी। हमें रिटर्न भरनी पड़ती थी, मैनुअली भर के भेजो, रिटर्न मैनुअली भर के भेजो, उसको चेक किया जाता था, मैनुअली चेक किया जाता था। उसमें क्या होता क्या था, टाइम बहुत ज्यादा लगता था, टाइम बहुत ज्यादा लगता था, स्टेशनरी ज्यादा लगती थी, कॉस्ट ज्यादा लगती थी, मेहनत ज्यादा लगती थी, हार्ड वर्क लगता था। तो उसके लिए इसमें रिफॉर्म लाया गया, रिफॉर्म लाके एक ऐसा सिस्टम लाया गया ऑनलाइन ताकि आपको टैक्स भरना आसान हो जाए। तो यहाँ पे आगे है रिटर्न फाइलिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो सर रिटर्न फाइलिंग का मतलब जो आप रिपोर्ट देते हो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने आपसे रिपोर्ट मांगी, हाँ जी हाँ कितनी सेल्स की, हाँ जी कितनी परचेज की, कितना टैक्स आया, कितना टैक्स भेजा, मतलब सारा कुछ बताओ। मतलब यही हो गया ना, सारा कुछ बताओ हमें कि आपने साल में क्या कुछ किया। तो वो सारी रिटर्न फाइलिंग एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स था उसको करना कि लोग लगभग छोड़ देते थे, टैक्स एवेजन करने लग जाते थे कि यार छोड़ो इसको, मतलब बंदे का बिजनेस तो एक साइड रह गया, वो तो इसी काम में लग गया कि टैक्स भरना है, टैक्स भरना है, टैक्स भरना है, रिटर्न फाइल करनी है, रिटर्न फाइल करनी है, रिटर्न फाइल करनी है, मतलब इसी काम में लग गया। तो रिटर्न फाइलिंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स, तो इसीलिए टैक्स में रिफॉर्म लाना। तो आगे मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस मैंने आपको बताया ना, ये वाला, ये तो अभी दो ही बताया ना, एक्साइज का हो गया, सर्विस का हो गया, मान लो इंपोर्ट का हो गया, या फिर हमारा कस्टम में जो भी लगते हैं सारे, ठीक है। इसके बाद हमारे वैट लगते हैं, सीएसटी लगता है, इसके बाद कई तरह के लोकल टैक्सेस लगते हैं, ऑक्ट्रॉय हो गया, एंट्री टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, तो ये वाले सारे टैक्सेस हो गए। तो इतने सारे टैक्सेस को बियर करना बाप रे बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस होने के कारण, इतना सारा बर्डन होने के कारण टैक्स में रिफॉर्म लाना जरूरी था। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए टैक्स में रिफॉर्म लाया गया। तो आगे डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। तो सर मैंने माल बेचा, मान लो मैं किसी गुड्स में डील कर रहा हूँ या फिर किसी भी चीज में डील कर रहा हूँ, अभी मैंने दुकान स्टार्ट की, अभी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं डील कर रहा हूँ, मैंने कुछ 6-7 प्रोडक्ट रखे इधर उधर, ठीक है, मैं अभी बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। बट अभी यही नहीं पता चल रहा कि ये गुड्स है या फिर सर्विसेज है, कि ये गुड्स है या फिर सर्विसेज है। उसको पता करने के लिए मुझे बार बार बुक खोलनी पड़ रही है, वो गवर्नमेंट के सारे सेक्शन देखने पड़ रहे हैं कि हाँ भाई ये वाली नेचर की है, ये गुड है या फिर सर्विस है, मतलब इसमें पता करने में ही काफी टाइम जाया जा रहा है। मतलब यही नहीं पता चल रहा, यही कंफ्यूजन में रह रहा है कि यार ये गुड है या फिर सर्विस है, या फिर वहां पे क्लियरली बताया ही नहीं गया सेक्शन में कि ये गुड है या सर्विस है। तो अभी मैं क्या मानूं, यार ये भी बड़ी दिक्कत आ रही है कि उसमें गुड मानूं या फिर सर्विस मानूं, उस पे वैट लगेगा, सीएसटी लगेगा या फिर सर्विस टैक्स लगेगा, यही नहीं पता चल रहा। तो जब ये पता नहीं चल रहा था तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी, काफी ज्यादा मुश्किल आ रही थी, तो इसीलिए टैक्स रिफॉर्म लाना जरूरी था। तो ये कुछ पॉइंट, कुछ प्रॉब्लम्स है हमारी जिसके कारण टैक्स रिफॉर्म लाना काफी जरूरी था। तो नीड हमें क्यों पड़ी टैक्स रिफॉर्म की, आपको पता चल गया, ये आपको पता चल गया ना कि हमें टैक्स रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी। अब यहाँ पे देखो आगे भी कुछ प्रॉब्लम्स ही है जो मैंने अभी डिस्कस की भी आपसे। सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ द कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट हमने क्या किया, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। तो यहाँ पे यही होगा, यहाँ पे क्या हुआ, देखो कॉस्ट पड़ी प्रोड्यूसर को 5 लाख की, उसमें प्रॉफिट उसने ऐड किया 50,000 का, टोटल हो गया 5,50,000। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। आगे एक्साइज ड्यूटी ऐड कर दी 12.5% की, लगभग 12.5% का रेट रहता था, तो 12.5% की एक्साइज ड्यूटी ऐड की, कितना हो रहा है 68,750, जिसका हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जिसका हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट ना मिलने का मतलब यहाँ पे क्या है, मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताया था कि इनकम टैक्स का क्रेडिट मिलता है, सॉरी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, मैं इनकम टैक्स बोल जाता हूँ हर बार, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। इनपुट टैक्स जब क्रेडिट मिलता है तो ये हम टैक्स बीच में नहीं जोड़ते, बट यहाँ पे नहीं मिला इसीलिए बीच ही जोड़ दिया, इसीलिए साथ में जोड़ दिया, और ये भी हमारी कॉस्ट बन गई। अगर तो गवर्नमेंट कहती हाँ एक बार पे कर दो, बाद में आपको रिफंड कर दूंगी, बाद में आपको रिफंड कर दूंगी, तो मैं सोच लेता कि हाँ ये मेरी कॉस्ट नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट से वापस आ जाएगी। बट अभी गवर्नमेंट कह रही है ये वापस नहीं होंगे, इसीलिए मैंने कॉस्ट मान लिया और ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पे देखो वैट लगा 10% का, कितना हो गया 61,875, 61,875, तो 75 हो गया। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो टैक्स है ना वैट का,
ये वाला जो टैक्स है ना वैट का, ये किस पे लगा, यहाँ पे मैंने एरो बनाया है 6,18,750 6,18,750 पे, जिसमें ये 5,50,000 तो है, बट ये 68,750 का टैक्स भी ऐड है। तो इसका मतलब टैक्स के ऊपर ये टैक्स लग गया 10%, टैक्स के ऊपर ये टैक्स लग गया 10% का, इसीलिए इतनी अमाउंट आई। तो मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ी टैक्स ऑन टैक्स की, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, प्राइसेस जो थे वो इंक्रीज हो गए, कस्टमर को ज्यादा बियर करना पड़ा टैक्स। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा प्रोड्यूसर टू डीलर कितना हो गया, समझ में आया ये वाली सिचुएशन आपको समझ में। आगे नीचे वाली सिचुएशन हम देखते हैं, देखो कास्केडिंग ड्यू टू सीएसटी। सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल टैक्स कब लगता है, जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल जाता है, एक स्टेट से मतलब पंजाब से हरियाणा में माल गया तो सीएसटी लगेगा। इसका क्या इफेक्ट पड़ा, देखो वही कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर 5 लाख, अब प्रॉफिट ऐड किया 50,000 का, अब यहाँ पे वही 5,50,000 आ गया, सिचुएशन वही चल रही है सारी। यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लगाया 12.5% का, 68,750 आया, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा ये हमें पता है, उसका बेनिफिट गवर्नमेंट नहीं देगी ये हमें पता है। आगे फिर लगा सीएसटी एट द रेट 2%, मैंने आपको बताया था सीएसटी लगभग 2% के हिसाब से लगता है, तो सीएसटी एट द रेट 2%, ये लगा किस पे लगा, 6,18,750, क्योंकि इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा तो पूरी अमाउंट पे लगेगा, मतलब इसको भी खर्चा मान लेंगे और ऐड कर देंगे 5,50,000 में, टोटल आया 6,18,750। ओके, तो इस पे लग गया, तो इस पे लग गया। यहाँ पे मेरे पास कितना आया 12,375, 12,375। तो सर सीएसटी किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सीएसटी किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसका भी बेनिफिट दोस्तों नहीं मिलेगा, इसका भी बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे लिखा है नो बेनिफिट, मतलब इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बेनिफिट नहीं मिलेगा तो ये भी ऐड हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो 6,31,125 रुपए हो गया, 6,31,125 रुपए हो गया। ये 12,375 को भी हमने खर्चा मान लिया, क्योंकि हमें अब नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट को मैंने पे तो कर दिया बट नहीं मिलेगा अब क्रेडिट उसका, तो इसीलिए खर्चा मान के ऐड कर दिया। तो जब अब वैट लगेगा आगे, मान लो आगे भी आगे प्रोसेस जाएगी, तो वैट अगर लगेगा तो इस अमाउंट पे लगेगा, समझ आ गया, तो इस अमाउंट पे लगेगा। इससे क्या होगा, टैक्स ऑन टैक्स लगता ही जाएगा, लगता ही जाएगा, आगे जाके प्राइस काफी हाइक हो जाएंगे कस्टमर के लिए। तो इसमें मेरी ये दिक्कत आ रही। तो आज मैंने बताया कि आपको कि हमारे पुराने वाले टैक्स सिस्टम में क्या क्या दिक्कत आ रही थी, क्या क्या प्रॉब्लम थी, तो उस प्रॉब्लम को मैंने आज यहाँ पे डिफाइन किया है आपके सामने। तो यहाँ पे ये देख लो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे लिखी है, उधर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इधर मैंने टू टेबल आपको समझा दिया, थोड़ा सा चार्ट बना के थोड़ा सा समझा दिया। तो यहाँ पे देखो इसकी वजह से ही हमें सारे के सारे टैक्स रिफॉर्म करने पड़े, इसकी वजह से ही हमें सारे के सारे टैक्स रिफॉर्म करने पड़े। तो अब ये वीडियो तो हमारी हो गई वीडियो नंबर 4। इसके बाद आएगी वीडियो नंबर 5, जिसमें हमारा टॉपिक क्या होगा, टॉपिक यहाँ पे देख लो थोड़ा सा कम चल रहा है, मीनिंग। तो ऐसे ही बता देता हूँ, एक तो मीनिंग ऑफ जीएसटी, एक तो हम करेंगे जीएसटी का मीनिंग क्या है। तो जीएसटी एक कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, क्यों, जीएसटी एक डेस्टिनेशन या कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, क्यों, इसके बारे में जानेंगे। और इसके बाद जानेंगे कुछ और फीचर्स, इसके पर्पस इसके, ठीक है, कि इसकी पर्पस क्या थे, जीएसटी के, जीएसटी क्यों लाया है, क्या पर्पस था। तो ये 3 चीजें हम अगली वीडियो में देखेंगे, वीडियो नंबर 5 में। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो जल्दी से लाइक कर दो, लाइक करना मत भूलना, और साथ में शेयर का बटन दिया हुआ है, जल्दी से शेयर कर दो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे। और साथ में अगर आप इस चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हर रोज आती रहेगी, हर रोज का मतलब हर रोज आती रहेगी। तो हर रोज मैं मेनली डालता हूँ रात को वीडियो, रात को आपकी 8 से 10 बजे के बीच बीच वीडियो आ जाया करेगी, तो तभी आप देख सकते हो बैठ के। तो जल्दी से अपने नोट्स बना लो कॉपी में कि ये वाले हमारे सारे टॉपिक हो चुके हैं, जल्दी से रीड करने लग जाओ अपना सारा सिलेबस, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको टेस्ट भी डालता रहूंगा, सारे के सारे टेस्ट भी आपके लेता रहूंगा,